नमस्कार, मैं मधुसूदन बलोरी, सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन 14567 से आपके साथ हूँ आज। दोस्तों, आप जानते हैं जैसे कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। 14 फरवरी को हमारा विधानसभा चुनाव है उत्तराखंड का, और इसमें काफ़ी पार्टीज हमारी भागीदारी कर रही हैं। तो हम सबसे पहले चाहेंगे, और हम 14567 की तरफ से भी चाहेंगे कि सभी व्यक्ति जो भी वोट देने की उम्र स्थिति में है, जो भी वोट दे सकता है, उम्र हो चुकी है, वो जाके 14 फरवरी को अपना वोट दें और अपनी राय रखें सरकार बनाने में। और इसी कर्ज में आज हमारे बीच में 2022 के विधानसभा चुनाव में 18 धर्मपुर से यूकेडी के कैंडिडेट श्रीमती किरण रावत कश्यप, जो कि कार्यशील एडवोकेट हैं और अभी फिलहाल कार्य अध्यक्ष जिला देहरादून में यूकेडी में कार्य कर रही हैं। तो उनसे हम थोड़ा इस विषय में चर्चा करेंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है इस इलेक्शन के रिगार्डिंग। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, यूकेडी एक क्षेत्रीय दल होने के बाद भी सत्ता में अभी तक क्यों नहीं आई भाई? देखिए, यूकेडी जो है यहाँ का क्षेत्रीय दल है। क्षेत्रीय दल मीन्स ये वो दल है जिसने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान, इसका जो है भुलाया नहीं जा सकता। 42 शहादतें गई है, उसके बाद हमको ये जो है राज्य प्राप्त हुआ है। तो जो हमारे यूकेडी के लोग थे वो बहुत सीधे साधे लोग थे, जिन्हें पीड़ा थी कि हमारा जो है ये क्षेत्र है, इसके विकास के लिए हम क्या करें। तो वो कभी राजनैतिक थे ही नहीं। यदि वो राजनैतिक होते तो आज सत्ता में निश्चित ही यूकेडी ही होती, क्योंकि वो आंदोलनकारी भूमिका में ही रहे और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है ये दोनों राष्ट्रीय दल उन्हें बारी बारी जो है दबाते चले गए। यही वजह है कि यूकेडी कभी पूरी तरीके से सत्ता में नहीं आ पाई। किंतु अब उत्तराखंडी जाग चुका है और वो चाहता है कि उत्तराखंड राज्य का विकास जो है क्षेत्रीय दल ही बेहतर कर सकता है। तो इस समय सभी लोग चाहते हैं कि अपना जो है उत्तराखंड क्रांति दल ही सत्ता में आए। मैम, जैसे आप पेशे से एडवोकेट हैं, तो ऐसे क्या आपके राजनीति में आने का क्या रीज़न था, क्यों आप राजनीति में एंटर कर रहे हैं? देखिए, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। 17 साल मुझको एडवोकेसी में हो गया है और अब जो है राजनीति का रुख मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं एक एनजीओ भी मेरा एक है महिलाओं का, रानी लक्ष्मीबाई संगठन, जिसकी मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ उत्तराखंड की। तो जब हम क्षेत्र में घूमे अलग अलग जगह पर, तो वहाँ पर जब हमने लोगों की समस्याएं देखी, किसी को रोजगार समस्या है, महंगाई समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है, गंदगी और बहुत सारी समस्या, तो मन ही मन मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि देहरादून, जिसको कि स्मार्ट सिटी कहते हैं, जब यहाँ पर इतनी सारी परेशानियाँ हैं, तो हमारा जो उत्तराखंड राज्य और जिसमें जो है पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ के लोग कितनी परेशानी से जो है गुजर रहे होंगे। तो जो है हमको आगे आना ही पड़ा, क्योंकि अगर युवा और महिलाएं आगे अब नहीं आती हैं तो उत्तराखंड राज्य का जो है विकास यहाँ पर रुक गया है। पिछले 21 साल में, 21 साल पहले जो राज्य की स्थिति थी, आज राज्य उससे बदहाल स्थिति में पहुँच चुका है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। इसी के चलते जो है मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे अब सक्रिय राजनीति में आकर जो है इन सारी समस्याओं से निपटना पड़ेगा। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, पर एक खास जो प्रॉब्लम देखी गई है वो पलायन की रही है कि लोग यहाँ से मूव आउट कर रहे हैं, पहाड़ों से नीचे जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि यूकेडी जो है उत्तराखंड में क्षेत्रीय पार्टी होने के बाद भी इस पलायन जैसे समस्या में पहले आगे क्यों नहीं आई? देखिए, यूकेडी जो है निश्चित ही पलायन जैसी समस्या में शुरू से बोलती आई है। जो हमारा गैरसैंण राजधानी बनाने का जो हमारी एक मांग थी, और वो आज से ही नहीं है, उत्तराखंड राज्य बनने से पहले यूकेडी ने ही सबसे पहले गैरसैंण राजधानी प्रस्तावित की थी। और उसकी सबसे मुख्य वजह यही थी कि उत्तराखंड राज्य में जो गैरसैंण राजधानी है उसका गढ़वाल से भी उतनी ही दूरी है और कुमाऊं से भी उतनी ही दूरी है। यदि वहाँ पर स्थायी राजधानी वहाँ पर पहले ही बना दी जाती तो इस समय जो है गढ़वाल की तरफ से भी और कुमाऊं की तरफ से भी पूरा वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता, जिसके चलते जो है वहाँ पहाड़ पर उद्योग, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार सबका संयोजन किया जाता। लेकिन जब ये सब वहाँ पर नहीं हुआ तो पहाड़ के लोगों के लिए जो है पलायन करना ही एकमात्र उनके पास विकल्प बच गया, क्योंकि ना वहाँ पर शिक्षा है, ना वहाँ पर स्वास्थ्य है और ना वहाँ पर रोजगार है। तो इसी के चलते जो है पहाड़ों से इस समय पलायन हो चुका है। और उत्तराखंड क्रांति दल आज से ही नहीं, तब से ही इस पर जो है आवाज़ उठाता आया है। लेकिन अब जो है हम दोबारा आंदोलन करेंगे। यदि इस पर स्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं बनाई जाती है तो एक बार दोबारा से हम उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
जी मैम, जैसे आपने प्लान के लिए एक बोला कि एक रीज़न बेरोजगारी भी है कि बेरोजगारी की बहुत है यहाँ पर, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो वर्तमान में जो बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी पर जो है यहाँ मूल निवास 1950 लागू नहीं है, यहाँ पर स्थायी निवास लागू है। स्थायी निवास में क्या होता है कि हमारे जो यूपी से आए हुए लोग भी हैं और हमारे जो उत्तराखंड के लोग भी हैं, उनके दोनों के ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। तो जब इस समय हमारा रोजगार के जब अवसर आते हैं तो उसमें बाहर का भी उतना ही एलिजिबल होता है और उत्तराखंड का भी उतना ही एलिजिबल होता है, जबकि इसकी तुलना में अगर अन्य राज्यों में देखा जाए तो वहाँ पर जो है अपने लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो इसी के चलते हमने ये हमारे घोषणा पत्र में भी कहा है कि यदि उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आती है तो सरकारी नौकरियों में और प्राइवेट नौकरियों में 80% आरक्षण उत्तराखंड के मूल निवासी को दिया जाएगा। मैम, एक चीज़ ऐसे आप महिला हैं और महिला प्रत्याशी हैं, आप खुद भी एक, और आप जानते हैं कि महिला एम्पावरमेंट के लिए आजकल हर दल कहीं ना कुछ कार्य कर रहा है अपने लेवल पे। तो मैं जानना चाहूँगा कि एक महिला प्रत्याशी होने के नाते महिला सशक्तिकरण में आप क्या कहेंगी? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि मैं महिला प्रत्याशी होने के नाते, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं एक जो है एनजीओ की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और महिलाओं के लिए मैं पहले से काम करती आई हूँ, और एडवोकेट होने के नाते मैं निःशुल्क जो है विधिक परामर्श भी महिलाओं को देती हूँ, और जो लोग थोड़ा गरीब परिवार के होते हैं उनको निःशुल्क जो है मैं उनके केस वगैरह भी लड़ती हूँ। इस पे जो है धर्मपुर विधानसभा में अगर बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले जो भी समाज कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जाती हैं और अभी तक भी जिनका धरातल पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए जो भी बनाई गई है उसे मैं घर घर तक पहुंचाऊंगी, और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, हाइजीन के लिए उस पर मैं पूरा कार्य करूंगी, और महिलाओं के रोजगार के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको जो छोटे छोटे हम कुटीर उद्योगों की स्थापना करेंगे जहां पर वो लोग कार्य कर सकें। और क्या कहते हैं, छोटे छोटे उद्योग जो कि हमारे अर्ध सरकारी उद्योग होंगे, उनको जो है सरकार जो है फंडिंग उनकी होगी। तो इसी के चलते मुझे ये लगता है कि ये सब करने के बाद जो है कुछ स्तर तक महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा, और आगे ही अगर उनका सहयोग मुझे ऐसे ही मिलता रहा तो निश्चित ही जो है धर्मपुर विधानसभा में तो मैं कह सकती हूँ कि महिलाएं जो है खुलकर जो है आगे आएंगी और वहाँ का पूरा माहौल ही बदल जाएगा। जी मैम, एक और जो मेन विषय रहता है वो शिक्षा के विषय में रहता है कि जैसे हम जानते हैं भी कि शिक्षा हब भी रहा देहरादून है, पर पहाड़ों में थोड़ा उस चीज़ में कमी पेशी है। तो मैं शिक्षा नीति के विषय में आपकी पार्टी का विषय और रुख जानना चाहूँगा कि क्या उनकी नीतियाँ रहेंगी शिक्षा नीति के ऊपर? देखिए, शिक्षा नीति पे सबसे पहले तो मेरी ये अपील भी है उत्तराखंड की जनता से और उत्तराखंड की सरकार से कि जिस प्रकार भारत का जो इतिहास, आंदोलन का इतिहास है, वो हमको इतिहास सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। हर एक बच्चे को पता है कि भारत की आज़ादी के लिए क्या आंदोलन हुआ, किसने क्या किया। ये यहाँ का दुर्भाग्य है, और मुझे दुख भी है ये कहते हुए कि 21 साल बाद भी उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में उत्तराखंड राज्य के आंदोलन का इतिहास जो अभी तक नहीं जोड़ा गया है। सबसे पहले तो जो है हमारे उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास को एक चैप्टर के तौर पे जोड़ा जाएगा। उसके बाद दूसरा कि जो शिक्षा नीति है उसको थोड़ा हमें रोजगार परक बनाना पड़ेगा। पुराने ढर्रे पर जो हम पढ़ते आए हैं अब उसमें भी थोड़ा परिवर्तन लाके शिक्षा नीति को रोजगार परक बनाना होगा। और तीसरा जो है शिक्षा पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ जो है उत्तराखंड में जो हमारे निजी जो हमारे शिक्षा संस्थान है उनकी जो ये मनमानी चल रही है, इस पर थोड़ा रोक लगाना होगा। और जो हमारी ये सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, यहाँ पर कार्यरत जो हमारे टीचर हैं, हमें इनकी जो है दशा में थोड़ा सा सुधार लाना होगा, क्योंकि जो हमारे ये सरकारी स्कूल हैं, अगर यहाँ पर कार्यरत अध्यापकों की अगर उनकी डिग्री देखी जाए तो वो निजी जो हमारे शिक्षा संस्थान हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा है। वो लोग बीएड करे हुए होते, टीईटी पास उन्होंने किया हुआ होता है, तो उसके बावजूद भी हमारे सरकारी जो शिक्षा संस्थान है वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। तो इस दिशा में हम पूरा कार्य करेंगे, और एक नियम ये ज़रूर निकाला जाएगा कि जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे या जो भी हमारे विधायक बनेंगे, उसमें मैं भी उसमें शामिल हो सकती हूँ, उनका बच्चा जो है सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा, और तभी जाके जो है सरकारी शिक्षा संस्थानों का विकास संभव हो सकता है। जी मैम, बहुत बढ़िया।
अच्छा मैम, एक चीज़ और प्रॉब्लम जो देखी गई हमारे पहाड़ों में खासतौर में स्वास्थ्य की देखी गई है, क्योंकि चलो प्लेन लेवल में तो फिर भी ठीक है, पर जैसे हिल एरियाज़ में जाते हो वहाँ स्वास्थ्य की स्थिति काफ़ी बदहाल है, काफ़ी ख़राब है। तो यूकेडी इस विषय में क्या नीति रखेगा अपनी सत्ता में आने के बाद? क्योंकि यूकेडी तो शुरू से ही जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए उसने खुद को समर्पित कर दिया है। और आज भी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो उत्तराखंड में गढ़वाल से देहरादून आना पड़ता है और कुमाऊं से हल्द्वानी आना पड़ता है। रास्ते में ही कई प्रसूताओं की मौत हो जाती है, कई जो है बीमार व्यक्तियों की मौत हो जाती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि सारे जिलों में जिला अस्पताल नहीं है तो ये भी सच नहीं है, क्योंकि 21 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, तो वहाँ पर हर एक ज़िले में जिला अस्पताल की सुविधा है। तो ऐसी क्या वजह है कि वहाँ से तुरंत जो है उनको नीचे रेफ़र करना पड़ता है? क्या वहाँ फंड नहीं आता है, या बजट कम पड़ जाता है, या वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं? तो डॉक्टर्स की नियुक्ति भी सारे अस्पतालों में पूरी है, लेकिन वो डॉक्टर्स जो है अपनी ड्यूटी वो ठीक से नहीं कर रहे हैं। बजट पूरा आ रहा है, लेकिन बजट पूरा जो है अस्पताल पे खर्च नहीं किया जा रहा है। इसके चलते जो है अगर उत्तराखंड क्रांति दल आता है तो जो भी जिला अस्पताल हमारे सारे जिलों में होंगे उत्तराखंड के, उनको पूर्ण सुविधाओं से लैस किया जाएगा। और जो भी हमारे डॉक्टर्स वहाँ पर नियुक्त होंगे, यदि वो पहाड़ों में अपनी सेवा नहीं दे सकते हैं तो उनको तुरंत उनको सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार की आवश्यकता है और वो कहीं पर जाके भी जो है नौकरी कर सकते हैं। तो हमारे पास विकल्प मौजूद है। अगर वो पहाड़ों में नौकरी नहीं कर सकते हैं तो वो जो है वीआरएस लेके अपने घर बैठ जाएं। इस पर मैं यही कहूँगी, स्वास्थ्य व्यवस्था अगर सुधारनी है तो हमको कुछ कड़े नियम ज़रूर बनाने पड़ेंगे। मैम, आप जैसे कैंडिडेट हैं धर्मपुर 18 की, और धर्मपुर का जो जातीय समीकरण जैसे आप जानते हैं 35% मुस्लिम के करीब हैं, 30-35% उसमें हिंदू भी हैं और बाकी अन्य जाति के भी हैं। साथ में आप एक दूसरी चीज़ भी देखिए कि धर्मपुर में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज लोग पहले लड़ रहे हैं, और पहले भी लड़े और लड़ रहे हैं मैम। तो यूकेडी जिसको कि लोग एक पहाड़ी पार्टी के तौर पर जानते हैं, तो धर्मपुर में आपकी क्या रणनीति रहेगी मैम? देखिए, इस पे मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं धर्मपुर विधानसभा से प्रत्याशी भी हूँ। धर्मपुर विधानसभा में जो धर्म और जाति का समीकरण है वो जो है और विधानसभाओं की अपेक्षा में थोड़ा ज़्यादा है, और इसी को लेकर जो है हमारे दोनों राष्ट्रीय दल आज तक वहाँ पर राजनीति करते आए हैं, हिंदू और मुस्लिम की। लेकिन अब जो है हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हमको धर्म की और जाति की राजनीति न करके हमको विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक इंसान की तरह देखा जाए, क्योंकि मैं भी वहीं रहती हूँ, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या वो कोई और हो, सब ने 2 रोटी ही खानी है, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है और उनको इलाज चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों को लेकर ही धर्मपुर विधानसभा में उतरी हूँ कि हमें धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति की भागीदार हमें उसमें बनना है। और आगे जो है, जो जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर 2 दिग्गज हैं हमारे सामने, तो ये जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये धर्मपुर विधानसभा के हर उस व्यक्ति की लड़ाई है। ये उसका अधिकार है कि उसको मूलभूत सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई में वो मेरा साथ दें, और उन्हें देना भी चाहिए, तो कोई भी चुनौती जो है वो बड़ी नहीं है। आप सब साथ मिलके अगर मेरे साथ आएंगे तो निश्चित ही धर्मपुर में इस बार परिवर्तन होगा। जी मैम, मैं आखिरी में जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड क्रांति दल या आपके जनता को क्या अपील रहेगी जैसे विधानसभा चुनाव की रिगार्डिंग? उत्तराखंड की जनता से और साथ ही धर्मपुर की भी जनता से मेरी ये अपील है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने मत के अधिकार का उपयोग सोच समझकर करें। किसी भी दल विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर एक काबिल प्रत्याशी को आप विधायक बनाकर विधानसभा में पहुंचाएं। तभी जाकर जो है सही नीतियां बनेंगी, और तभी जाकर आपकी विधानसभा का या आपके राज्य का विकास होगा। और यदि आपका घर मजबूत होगा तभी आपका मोहल्ला मजबूत होगा, तभी आपका राज्य मजबूत होगा, और तभी आपका देश मजबूत होगा। तो मेरी आपसे अपील है कि अपने मत के अधिकार का सही उपयोग करें और एक काबिल प्रत्याशी को ही विधानसभा लेकर जाएं। धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम। मैम किरण रावत कश्यप जी, जो धर्मपुर 18 से यूकेडी की प्रत्याशी थी, वो हमारे बीच में थी। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना समय दिया और यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल की जो भी नीतियां हैं उनको हमारे सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।